नमस्कार साथियों, डिसेंट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं नरेश शर्मा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेसी। प्रेसी कहा किसको जाता है, हाउ टू राइट अ प्रेसी, और एक अच्छी प्रेसी के गुण क्या है। कम से कम एक क्वेश्चन आता है और 4-5 तक भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं थ्योरेटिकल। क्वेश्चन किस किस डिजाइन के तैयार होते हैं उन पे हम बात करेंगे, और 1 से लेकर 4-5 तक पूछ लिए जाते हैं। थियोरेटिकल और ऑप्शनल दोनों बात करेंगे। देखो, ये रहा आपका प्रेसी राइटिंग। इसको एक बार शुरू से लेके चलते हैं। एक बार प्रेसी किसको कह रहे हैं हम, शुरू से लेके चलते हैं और देखते हैं एक बार। ये हमारा जो बिल्कुल बेसिक शब्द आया प्रेसी, ये प्रेसी जो वर्ड आप देख रहे हैं ये फ्रेंच भाषा का वर्ड है। और ये जो फ्रेंच भाषा का वर्ड है ये आया कहां से है? ये लैटिन भाषा के पैरा मीसियम शब्द से बना है, यानी कि ओरिजिन क्या है, लैटिन है। लैटिन भाषा में क्या है, शुरुआत है। लैटिन भाषा का पैरामीशियम, उससे शब्द बनता है क्या, प्रेसी। यानी कि लैटिन भाषा का जो पैरामीशियम है उस पैरामीशियम को फ्रेंच भाषा में क्या बोलते हैं, प्रेसी। और इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, समरी। ये इंग्लिश वर्ड हो गया इसका, और इंग्लिश में तो इसके एक से भी ज्यादा वर्ड्स हैं, एक से भी ज्यादा शब्द। तो 3 क्वेश्चन तो आपके रहेंगे, यानी कि इसको हम बोलते हैं क्या, शब्द की उत्पत्ति। शब्द उत्पत्ति इसकी ये है। तो मूल रूप से पैरामीशियम फ्रेंच भाषा में क्या है, प्रेसी है। अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, समरी। अब अंग्रेजी में इसको आप और क्या क्या भी कह सकते हो। इसको आप कह सकते हो एसेंस, यानी कि सार। और क्या कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि सार। कंडेंस्ड स्टेटमेंट, ये भी क्या है, सार है। और क्या कह सकते हैं इसको, अब्रिजमेंट। और सरल भाषा में आपको बताऊं तो 1/3 ऑफ द ओरिजिनल। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से बात कर लेंगे हम। तो मूल रूप से जो आपका शब्द है वो मूल शब्द आपका क्या होता है, मूल शब्द होता है पैरामीशियम, जिसको हम फ्रेंच भाषा में क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा में बोलते हैं प्रेसी। अंग्रेजी में यही क्या है, समरी है। समरी के अन्य पर्याय सिनोनिम्स क्या है, एसेंस, एब्स्ट्रैक्ट, कंडेंस्ड स्टेटमेंट, अब्रिजमेंट, और क्या है, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल। जो मूल आपको पैसेज दे रखा है, ओरिजिनल क्या, पैसेज, ठीक है, उसका 1/3 है। तो एक चीज तो ये रही, ठीक है। अच्छा, अगला इसमें क्या है, वाई डू वी यूज और राइट अ प्रेसी। हम लोग प्रेसी लिखते क्यों हैं, क्यों काम में लेते हैं हम प्रेसी को। तो ये तो प्रेसी का क्या है, शब्द की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। एटमोलॉजी बोलते हैं इसको, शब्द की उत्पत्ति, है ना। एक तो ये हो गया। एक आपका हो गया ये कि वाई डू वी यूज और वाई डू वी राइट अ प्रेसी। हम लोग प्रेसी लिखते क्यों हैं, तो एक ही लाइन में जवाब है, टू सेव टाइम, यानी कि समय की बचत करने के लिए।
अच्छा, जनरली इसको इस्तेमाल कौन करते हैं? इसको आपके देखो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए और आपके सेक्रेटेरिएट, समझ गए आप? सचिवालय के जो ऑफिसर होते हैं, सचिवालय के जो ऑफिसर होते हैं, ये लोग इसको काम में लेते हैं। ठीक है, सेक्रेटेरिएट ऑफिसर्स। और आपके जो एडवोकेट्स होते हैं, एडवोकेट्स, और आपके जर्नलिस्ट्स होते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सेक्रेटेरिएट्स, ये और लिखो, ऑफिसर्स और एडवोकेट्स और जर्नलिस्ट्स, ये लोग इसको काम में लेते हैं ज्यादातर, बहुधा। ठीक, इसके बाद में अपना दो चीजें हो गई, तीन हो, अच्छा दो हो गई। एक तो एटमोलॉजी हो गई, शब्द उत्पत्ति क्या है। दूसरा, हम लोग प्रेसी काम में क्यों लेते हैं? टू सेव टाइम, समय की बचत करने के लिए। टू सेव टाइम, समय की बचत करने के लिए। जनरली काम में कौन लेते हैं? गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सेक्रेटेरिएट ऑफिसर्स, एडवोकेट्स और जर्नलिस्ट्स, जनरली ये काम में लेते हैं इसको। सरकारी महकमे जो आ गए, डिपार्टमेंट्स, उनमें। अच्छा, और इनको काम में ये भी लेते हैं आपके भाई बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन भी काम में लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आता है कि अच्छी प्रेसी के गुण क्या हैं। फिर मैं आपको एक बताऊंगा प्रेसी लिख करके, फीचर्स ऑफ अ गुड प्रेसी, फीचर्स ऑफ अ गुड प्रेसी। इन सब में से आपका, इन सब में से आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है। फीचर्स ऑफ अ गुड प्रेसी, अच्छी प्रेसी सॉरी, अच्छी प्रेसी के क्या गुण हैं? सूत्र बना रखा है, इसको याद कर लो बस। ठीक है, अच्छी प्रेसी का गुण क्या है? तो अच्छी प्रेसी का गुण होता है पहला बी, बी का अर्थ होता है ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। एफ का अर्थ होता है फेथफुलनेस, फेथफुलनेस। एक आपका होता है सी से कंप्लीटनेस, एक एल से आपका होता है लैंग्वेज, और सी से आपका होता है कोहिरेंस। अब हम ये सोच रहे होंगे इसको पढ़ते समय कि प्रेसी होती क्या है, किसकी बनती है, क्या करते हैं, ये तो कुछ दिखाया नहीं है। तो ब्रीफ करके बता देता हूँ। एक पैसेज मिलेगा या फिर एक से ज़्यादा पैसेज मिलेंगे, या हो सकता है कोई दो तीन सेंटेंस ही मिल जाए। जब दो तीन सेंटेंस मिल जाए और आपको प्रेसी तैयार करनी पड़े, तो मैं एक रफ ड्राफ्ट तैयार कर देता हूँ पहले, इसको देख लो, इससे और क्लैरिटी आएगी। माना कोई पैसेज दे दिया आपको, माना एक से ज्यादा पैसेज दे दिए, एक पैसेज देते हैं तो भी, एक से ज्यादा देते हैं तो भी, हो सकता है आपको तीन लाइनें लिख के दे दें, ये भी प्रश्न बनता है। तो जब भी आपको सब्जेक्टिव प्रेसी तैयार करनी पड़ती है, इसका मतलब खुद को लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माना तीन आपको पैसेज दे दिए, तीन गद्यांश दे रखे हैं, इन तीनों को आप बिल्कुल माइन्यूट अध्ययन करेंगे, इनको बारीकी से आप पढ़ेंगे, और एक बार नहीं, कम से कम तीन बार इनका अध्ययन करेंगे।
3 बार इनका अध्ययन करने के बाद में आपको जिस्ट समझ में आ जाएगा, एसेंस क्या है, इसमें सार क्या दे रखा है, किस वास्ते इसको लिखा गया है, मतलब इसकी बेसिक्स आपको पता लग जाएगी। अब बेसिक्स पता लग जाएंगी तो जब आप थियोरेटिकल कंपोज कर रहे हैं तो उस समय आप शुरू में 2 लाइन छोड़ देंगे और सीधा ही आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये उन बच्चों के लिए है जो समरी को कंपोज करेंगे, मीन्स समरी लिखेंगे। मीन्स समरी आपको क्या सब्जेक्टिव करनी है, कोई पैसेज आ गया, कुछ लाइंस आपको दे दी गई और आपको समरी तैयार करनी है, प्रेसी तैयार करनी है, 1/3 करना है। तो एक गद्यांश आए तो उसको पढ़ो, एक से ज्यादा आते हैं तो उनको पढ़ लो, 2-3 लाइन दे रखे हैं तो उनको पढ़ लो। और इनको पढ़ने के बाद में आपको ये तो पता लग जाएगा कि यार इस गद्यांश में ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं 2, अगर ये नहीं हो तो ये पूरा पूरा क्या पैसेज बेकार है। माना किसी बच्चे को 2 ही सेंटेंस या 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट दिखाई दिए, किसी को 4 दिए, किसी को 5 दिए, तो 2 लाइन ऊपर ऊपर के आप छोड़ दो और 2 लाइन छोड़ने के बाद में हेडिंग लगाओ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दो। माना मुझे इन 3 पैसेजेस में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाई दिए तो मैंने ये 5 पॉइंट्स लिख दिए। अब 3 बार तो माइन्यूट इसको हम पहले पढ़ के आए ही हैं, फिर इसको ही देख देख के हमने पॉइंट्स भी लिखे, 4 बार हो गया, एक बार और पढ़ लेंगे, इसको 5 बार हो गए। अब इसका सार निकाल के बोले तो 1/3। माना 3 गद्यांश है और टोटल पंक्तियां आ रही 51, तो मैं तो ये कहता हूं आप वर्ड्स काउंट कर लो, एक गद्यांश आए तो भी 2 आए, तो भी 3 आए, तो भी 4 आए, तो भी, या कुछ वैसे ही 2-3 पंक्तियां दे दी जाएं, लाइंस दे दी जाएं, तो उनके वर्ड्स काउंट कर लो आप। माना आपके पास 78 शब्द आ गए तो 3 का भाग दे लो आप इसमें, 3 का भाग देंगे तो 2 और 6, 26 वर्ड्स होने चाहिए। एक आध शब्द ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है, इतना बिल्कुल बिल्कुल पिन पॉइंटेड या फिक्स ही नहीं रखें, एक प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन इतना एवरेज आपका आ जाएगा कि 26, 3 का भाग देने पर। माना 3 पैसेज दे रखे हैं, 3 पैसेज में पंक्तियां हो गई 51, तो 17 पंक्ति में आ जाना चाहिए। 16 होंगी तो भी चलेगा, 18 लिखते हो तो भी चलता है। ओवरऑल 1/3 करना है आपको इसका। अच्छा, वर्ड्स का भी पूछ लेते हैं। कई बार 3 पंक्तियां दे दी, अब आपसे ये पूछ लेंगे कि दिए गए सेंटेंस या पैसेज की समरी कितने वर्ड्स में होनी चाहिए, तो एक एक शब्द को गिन लो। आर्टिकल दे रखा उसको भी काउंट करो, कंजंक्शन है उसको भी करो, मॉडल है उसको भी करो, प्रेपोजिशन दे रखे हैं उनको भी काउंट कर लो, सारे शब्द काउंट करके और 3 का भाग लगा दो, तो अप्रोक्सीमेट जो आ जाएगा आपका वही जवाब है। माना इसमें 51 शब्द दे रखे हैं तो फिर आपके समरी कितने वर्ड्स में हो जाएगी, 17 में हो जाएगी, तो 16 भी चलेंगे, 19 भी चलेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा प्रश्न भी पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात, ये बात कर रहे हैं हम सब्जेक्टिव की। जब हम प्रेसी को लिख करके आ रहे हैं तो लिख के आ रहे हैं तो 2 लाइन ऊपर ही ऊपर आप खाली छोड़ दो और अगली लाइन में हेडिंग डाल दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। माना मुझे इसमें 5 ही पंक्तियां ऐसी दिखाई दी जो मुझे महत्वपूर्ण लगी, तो मैंने 5 लिख दी। 4-5 बार मैं इसको पढ़ चुका हूं, अब मुझे पता लग गया ये पैसेज किस बारे में दे रखा है। अब मैं यहां हेडिंग लगाऊंगा समरी। जहां तक हो सके अपनी स्वयं की भाषा में इसको लिखना है, यानी कि जो सेंटेंस दे रखे हैं उनको डोंट कॉपी एज इट इज, जैसा दे रखा है वैसा का वैसा नकल करके नहीं उतारे। जो फ्रेजेज आपको दे रखे हैं उनको ज्यों का त्यों एक्सप्रेशंस को आप नहीं उतारे। जहां तक हो सके यू शुड यूज योर ओन लैंग्वेज एज फार एज इट इज पॉसिबल, तो जहां तक संभव हो सके अपनी भाषा शैली का ही प्रयोग करें। तो समरी आप लिख देंगे। समरी लिख दी। खास बात ये भी है कि एक पैसेज आएगा तो भी समरी एक ऑर्गेनिक होल, इसका मतलब प्राकृतिक रूप से एक प्रोज का पीस दिखना चाहिए, एक गद्य का पार्ट दिखना चाहिए, मतलब एक ही अंश। माना 2 पैसेज हैं तब भी जो आपकी समरी है वो एक ही गद्यांश के फॉर्म में आएगी। अगर आपको 3 पैसेज दे रखें तो भी आपकी समरी एक ही पैसेज के रूप में आएगी, इसको आप डिवाइड नहीं करेंगे। हालांकि दिए गए जो ओरिजिनल पैसेजेज हैं वो आपके डिवाइडेड फॉर्म में हैं, एक से ज़्यादा है, 2, 3, 4 तक हो सकते हैं, लेकिन जब आप समरी तैयार करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ
एन ऑर्गेनिक होल, यानी कि नेचुरल ऐसा आपको लगना चाहिए कि ये एक ही गद्यांश है। अब 3 बार पढ़ के तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख करके लिखे, 4 बार हो गया। अब आपने इसको अपनी भाषा में लिख दिया, भाषा में लिखने के बाद में अब ये तो आभास हो ही जाता है व्हाट शुड बी द टाइटल। तो अब आप यहां लिख देंगे इसका शीर्षक क्या है, उचित शीर्षक। कुल मिला के ये फॉर्मेट हो गया प्रारूप किसका, समरी का। जब हम सब्जेक्टिव काम करके आएंगे, जब हम समरी को खुद ही लिख करके आएंगे, तो सब्जेक्टिव फॉर्म में समरी को इस तरह से आप कंपोज करते हैं, ठीक है। तो जिन परीक्षाओं में आती है सब्जेक्टिव, वहां तो इस तरह से आप लिखेंगे, और जहां आती है ऑब्जेक्टिव वहां इन बातों का ध्यान रखेंगे। टाइटल ऊपर आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीचे आएंगे, समरी उसके का आती है नीचे। ऑब्जेक्टिव के लिए फिर ऑब्जेक्टिव के लिए फिर आपको ये भी याद रखना है। क्या याद रखेंगे, ये सारे ऑब्जेक्टिव में जो ऊपर चल रहे हैं आपके, ये जो चल रहे हैं आपके, ये सारे क्या चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव का ही काम चल रहा है पूरा। देखो इसको सब्जेक्टिव लिखेंगे तो सब्जेक्टिव करते समय इन बातों का वहाँ विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी ये कार्यक्रम ऑब्जेक्टिव के लिए है। सब्जेक्टिव के लिए ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे आपसे सब्जेक्टिव पूछेंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि किससे बना है, एटमोलॉजी क्या है, शब्द उत्पत्ति का विज्ञान का है कौन सा है, या प्रेसी जो शब्द है वो पैरामीशियम से बना है, जिसको फ्रेंच में प्रेसी और अंग्रेजी में समरी, नहीं तो एसेंस, नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट, नहीं तो कंडेंस्ड स्टेटमेंट, नहीं तो अब्रिजमेंट, नहीं तो 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। ये आपसे वो नहीं पूछेंगे, ये केवल ऑब्जेक्टिव के लिए है। अब अगर हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरह के क्वेश्चन अगर डील कर रहे हैं, तो हमको ये पता रहना चाहिए कि एक जो समरी आपकी लिखी जाती है, समरी जो हम लिखते हैं वो लिखते क्यों हैं, टू सेव आवर टाइम, अपना समय बचाने के लिए। तो ज़्यादातर इसको हम काम में कहाँ लेते हैं, समरी काम कहाँ आती है समरी काम में कहाँ आती है, एक तो जितने भी आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, जितने भी आपके सरकारी महकमे हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए तो उनमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स काम में लेते हैं, सेक्रेटेरिएट ऑफिसर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ये काम में लेते हैं, ठीक है। ये जानकारी के लिए, तो यहाँ से कोई प्रश्न है नहीं। अगला फिर आपका आता है कि अच्छी, जब आप प्रेसी तैयार करोगे तो अच्छी प्रेसी के गुण क्या हैं, अच्छी प्रेसी के क्या गुण हैं। तो अच्छी प्रेसी का गुण आप देख रहे हो ये है, ये सूत्र याद कर लो, इस सूत्र से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, BFCLC, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में यहां से प्रश्न बनेंगे, सब्जेक्टिव में तो चीजें 3 डील करनी है आपको, टाइटल लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, और उसके बाद में आपको क्या लिखना है, समरी लिखनी है, बस ये सब्जेक्टिव का है। लेकिन इसको लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है, अपनी प्रेसी को अच्छा तैयार करने के लिए उसकी किन विशेषताओं का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो ये विशेषताएं हैं। और ये विशेषताएं सब्जेक्टिव में तो पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव तैयार करते हो तो उसमें इन सब में से प्रश्न आता है। क्या ध्यान रखना है, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। ब्रेविटी का अर्थ होता है संक्षिप्तता, और क्लैरिटी होता है स्पष्टता, यानी कि संक्षिप्तता का और स्पष्टता का विशेष ध्यान रखेंगे। यानी कि समरी का मतलब ही क्या होता है, 1/3 करना। इसका मतलब एन इंडिविजुअल शुड नॉट इन्वॉल्व हिज ओन आइडियाज, मतलब आपको अपने विचार इसमें शामिल नहीं करने हैं। अगर आप अपने विचारों को इसमें शामिल करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इलाबरेशन, ये तो पल्लवन हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। फिर ये अब्रिजमेंट नहीं रहा, यानी कि समरी नहीं रही। आप काट काट के इसको 1/3 नहीं कर रहे, बल्कि जो दे रखा उसको आप और क्या कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हैं। यानी कि ब्रेविटी का अर्थ है संक्षिप्तता, मीन्स समरी 1/3 फॉर्म में ही होनी चाहिए, संक्षिप्त फॉर्म में ही होनी चाहिए। एक क्लैरिटी का आप ध्यान रखेंगे, स्पष्टता का। स्पष्टता से मतलब ये है, संक्षिप्तता से तो मतलब ये हो गया है कि आपको इसमें ऑब्जेक्टिव होना है, मतलब खुद को शामिल नहीं होना है, आपको ऑब्जेक्टिव रहना है। आपको क्या नहीं रहना है, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब पर्सनल जो ओपिनियन है आपका, पर्सनल जो ओपिनियन है या फिर खुद की जो राय है, वो आपको इसमें नहीं डालनी। इसमें आपको उदाहरण नहीं देने हैं, इसमें कोई एग्जाम्पल्स आपको पेश नहीं करने हैं,
इसको आपको एग्जेजरेट नहीं करना है, यानी कि बढ़ा चढ़ा के आपको नहीं लिखना है। क्या करने का है? ऑब्जेक्टिव होने का है, सब्जेक्टिव नहीं होना, उदाहरण नहीं देने, उदाहरण देने से तो बड़ी हो जाएगी, एग्जाजिरेट करने से, अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा के लिखने से तो बड़ी हो जाएगी, 1/3 कहाँ रहेगी। तो इसका ध्यान रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव रहना होता है। द राइटर ऑफ ए समरी मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, मस्ट नॉट बी सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं होना, उदाहरण नहीं देने, एग्जाजिरेट बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, बल्कि कैसा रहना है? ऑब्जेक्टिव रहना है। यानी कि ऑब्जेक्टिव का अर्थ हो गया इम्पर्सनल, आपको व्यक्तिगत राय इसमें नहीं देनी है, ये ओ है, ठीक है, इम्पर्सनल नहीं होना है। एक बात तो ये याद रखिए। अच्छा, स्पष्टता से मतलब यहां ये है कि जो आपको ओरिजिनल पेसिज दिया गया है उसी की समरी होनी चाहिए, और बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 पैसेज दे दिए तो पहला समझ में आ गया, दूसरे को बाद में देख लेंगे, पहले तीसरे का करें। इसका मतलब क्रम का आपको ध्यान रखना है, स्पष्ट होनी चाहिए, इस फॉर्म में होनी चाहिए कि मतलब इंटेलिजिबल, पढ़ने योग्य, समझने योग्य। अगर किसी व्यक्ति ने, किसी रीडर ने ओरिजिनल को अगर नहीं देखा है तो उसको भी वो पहली नजर में समझ में आ जाए, इतना इतना स्पष्टता के साथ आपको लिखना है। फिर आता है फेथफुलनेस। फेथफुलनेस का अर्थ ये हो गया, जैसे 10वीं 12वीं में बच्चे क्या करते हैं, जब इंग्लिश वीक होती है तो वो क्या करते हैं, कोई पैसेज आया पेपर में, वहां से लाइन मिला के उठा लेंगे, उसको उतार देंगे, वो कुछ भी पूछ रहे भले ही, वो शब्दों को वहां से टैली करते, मिल गया, उतार के रख दिए। या फिर दूसरा रास्ता ये अपनाते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो गद्यांश तो 2-3 आते ही हैं, किसी में से कुछ भी तोड़ मोड़ के उठा के बिठा देते हैं, कुछ ना कुछ तो इसमें मिलेगा ही। तो इस बात का ध्यान रखना है, फेथफुलनेस यानी कि विश्वसनीयता। विश्वसनीयता ये है कि जो ओरिजिनल आपको पेसिज दिया गया है, ओरिजिनल जो आपको कंटेंट दिया गया है, उसी की आपको समरी बनानी है। ऐसे नहीं कि आपको कोई गीत याद है तो गीत लिख के आ गए। जो कंटेंट आपको दे रखा है, जो विषय वस्तु आपको दे रखी है, जो ओरिजिनल पैसेज आपको दिया गया है, केवल उसी को आपको समराइज करना है। एक है कंप्लीटनेस, तो अभी मैं आपको बता रहा था, जैसे 3 पैसेज दे रखे और 2 पैसेज की कर पाए, इतने में ही 1/3 हो गया और एक गद्यांश आपने छोड़ दिया। इसका ध्यान रखना है, तीनों गद्यांश का सार 1/3 होना चाहिए, कोई भी पार्ट आपको ओरिजिनल छोड़ना नहीं है। एक लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है, तो लैंग्वेज आप कैसी रखोगे? लैंग्वेज रखोगे क्लियर। क्लियर का मतलब कैंडिड, यानी कि स्पष्ट भाषा शैली होनी चाहिए, ठीक है। और बचना किससे है? फिगुरेटिव भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि अलंकृत भाषा नहीं आएगी। भाषा को सजाने के लिए कोई अलंकार या सजावटी वर्ड्स, जो बोम्बेस्टिक वर्ड्स होते हैं, इन्फ्लेटेड वर्ड्स, उनका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। कोहिरेंस का अर्थ होता है तारतम्यता। तारतम्यता क्या है? तारतम्यता यह है कि 3 पेसिज दे रखे हैं तो क्रमशः बनाते आओ नीचे की तरफ। ऐसा नहीं पहले का बना लिया, दूसरा छोड़ के तीसरे का बना लिया, अब फिर बाद में समझ में आया दूसरा तो इसको यहां घुसा दिया, ये नहीं करना आप। और 2 बिंदु और आपको समरी के बारे में याद रखने। कभी ऐसा शुरू नहीं करते हैं समरी को, यानी कि डोंट डू द फॉलोइंग थिंग्स। वाइल राइटिंग अ प्रेसी, जब प्रेसी आप लिख रहे होते हैं तो आप क्या काम में नहीं लेंगे? द राइटर सेज, ऐसा आपको द स्पीकर सेज, ये बिल्कुल काम में नहीं लेने हैं। ऐसे करके तो हम बढ़ाएंगे, उसको घटाएंगे कहाँ? इनको डूज एंड डोंट्स कह सकते हैं हम, डूज एंड डोंट्स।
वैसे ही देख लो बिना डूज और डोंट्स। देखो इधर, एक तो ऐसे शुरू नहीं करना जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। ऐसे शुरू नहीं करेंगे, द राइटर सेज द स्पीकर सेज, ऐसी भाषा नहीं लिखेंगे। एक इसमें हम एग्जाम्पल्स नहीं देंगे, उदाहरण इसमें हम नहीं देंगे। उदाहरण देने से तो हम इसको बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। एक इसमें हम सब्जेक्टिव नहीं होंगे, सब्जेक्टिव या पर्सनल, अपनी राय नहीं देंगे, राय देंगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या रहने का है आपको इसमें? आपको एक अच्छी समरी लिखते समय इसको इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में लिखना है। भले ही कोई समरी का पैसेज जो ओरिजिनल है, भले ही वो स्पीच के फॉर्म में दे रखा है, फिर भी डायरेक्ट स्पीच काम में नहीं लेना कि ही सेड टू हिम, ही टोल्ड हिम, ऐसे कुछ नहीं करना आप, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट स्पीच काम में नहीं लेनी, मतलब ही सेड टू हिम कोमा कोटेशन मार्क्स इन्वर्टेड कोमा जी, यहाँ शुरू नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट फॉर्म से ही शुरू करेंगे, ही टोल्ड हिम दैट, ऐसे शुरू करेंगे। तो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन काम में लेंगे। और हमेशा ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखेंगे, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही इसको लिखेंगे, प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन, प्रोनाउन इसमें लिखा जाए। तो ये थी साथियों समरी, समरी की एटमोलॉजी, शब्द उत्पत्ति कहाँ से हुई, अच्छी समरी के क्या गुण हैं, समरी कंपोज कैसे की जाएगी, कैसे तैयार करते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बातें मैंने आपको बता दी। जितने भी परीक्षा में प्रश्न आने ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर कुछ नहीं आना है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने प्रयास किया है चीजें आपको अच्छे समझ में आए। और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पे कमेंट जरूर करें, कमेंट, कमेंट से हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि आगे हम कुछ आप लोगों के लिए और अच्छा करें। और जो इस चैनल पे नए हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी इसको पहुंचाएं, जिससे ये इन्फॉर्मेशन उनको भी मिले और वो भी इससे लाभान्वित हो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।